बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जमील मकसूद साहब, जो कि यूके पीएनपी के सीनियर रहनुमा हैं और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मुख्तलिफ जगहों पर यह अपनी हाज़िरी देते हैं और मसला जम्मू कश्मीर को इसके असल शाह को सबक सबक में पेश करते हैं। अभी हाल ही में वो जो है ना इटली का दौरा करके वापस आए हैं। इनफैक्ट आज ही आए हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ टाइम निकाला। जमील मकसूद साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जमील मकसूद साहब भाई, आपसे मैंने कई बार वैसे कोशिश की, लेकिन टाइम कभी आपको नहीं मिला, कभी मुझे नहीं मिला, हम बात नहीं कर सके। आज चूँकि 22 अक्टूबर है और इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपसे कोई बात की जाए। जो हमारे सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पर नए सुनने वाले, उनको बताया जाए कि 22 अक्टूबर की यानी जम्मू कश्मीर की स्पेशली कंटेम्परेरी हिस्ट्री जो है 1947 के बाद, उसकी क्या अहमियत है और उसका जम्मू कश्मीर यानी रियासत पर क्या असर पड़ा? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया। और आज का दिन चूँकि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का जिसे हम स्याह तरीन दिन करार देते हैं, जो 101 साला तारीख में हमारे साथ पहली दफ़ा पेश आया। और पाकिस्तान ने जो नई उसकी तख्लीक थी या तश्कील थी, उसके होते ही एक छोटी-सी रियासत के ऊपर हमला कर दिया 22 अक्टूबर 1947 को। तो बुनियादी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को उस वक़्त तक हक़ाइक़ का पता नहीं था, जब तक ये किताब मंज़र-ए-आम पर नहीं आई थी। रेडर्स इन कश्मीर, रिटन बाय ए मेजर जनरल अकबर खान। तो जनरल अकबर खान की किताब ने बुनियादी तौर पर ऑपरेशन गुलमर्ग और ऑपरेशन दत्ता खेल, जो गिलगित में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन दत्ता खेल। और जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, उसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन गुलमर्ग। तो ऑपरेशन गुलमर्ग की जितनी भी नज़ाकतें थी, उसकी जितनी भी बैकग्राउंड थी, वो इस किताब में गो के सारी की सारी तो नहीं बयान की जनरल ने, उसने तो अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है। लेकिन एक बात तय हुई कि पाकिस्तान जिस बात से इनकारी था कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिलत नहीं की है, ये वहाँ के लोगों की अपनी तहरीक थी, जिसको वो तहरीक आज़ादी कश्मीर कहते थे। लेकिन उनके अपने ही जनरल ने, जो इस सारे प्रोग्राम का मास्टरमाइंड था, उसने ये किताब लिखकर जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं, उन पर एक एहसान किया कि उसने वो लिख दिया कि ये पाकिस्तान की फ़ौज का एक खुफिया ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में कबायली जो लोग थे, उनको मसल्लह किया गया। और उनके साथ जो थे जॉर्ज कनिंघम, गवर्नर सूबा सरहद, पीर ऑफ मंकी शरीफ, मेजर खुर्शीद अनवर, पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते, और फिर जितने भी कबायली थे, उनकी तादाद कोई 50,000 से ज़्यादा लिखी गई है। उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल था, वो पाकिस्तानी फ़ौज के हाज़िर सर्विस ऑफ़िसरान के हाथ में था, जिनको सिविल कपड़े पहनाकर रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों से दाखिल किया गया। और सबसे पहला कत्ले-आम जो इन कबायलियों ने और इन फ़ौजियों ने किया, वो मुज़फ़्फ़राबाद में किया। और जो पहला मुसलमान शहीद किया गया, उसका नाम था मास्टर अब्दुल अज़ीज़, जो अपने हमवतन रियासती शहरियों को बचाते हुए कबायलियों के हाथों और पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों शहीद हुए मुज़फ़्फ़राबाद में। और ये बात भी, इस बात को भी हमारी नस्लों तक पहुँचने में आप ये कह लें कि 65-70 साल का अरसा लगा कि मास्टर अब्दुल अज़ीज़ हमारी रियासत के पहले शहीद थे, शहीद अव्वल थे, जिन्होंने कबायलियों के आगे जो है वो मज़ाहमत की और अपने हमवतन शहरियों को बचाने की कोशिश की, ख़वातीन को बचाने की कोशिश की, लूट-मार से उनको रोकने की कोशिश की। तो ये पहला एक रेफ़रेंस है कि जिससे हमें पता चलता है जी साहब, कि किस आपने जो वक़्त बयान ये किया हमला ना, हुआ। यानी जहाँ तक मेरी समझ है भई, उसमें यानी पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू कश्मीर का एक माहिदा भी था, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते थे या माहिदा कायमा। तो जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम की बड़ी उनकी उनको बड़ी फ़िक्र थी। इस्लाम तो ये कहता है कि है ईमान वालों, अपने मायतों का पास करो, एक बात। हदीस भी बेशुमार हदीस में भी है कि अपने मायतों का पास करो।
और फिर ये कहा जाता है कि ये हमारे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी कहते हैं, जी ये खिता हमने खिलाड़ियों के साथ ज़रिए डंडे मारकर आज़ाद कराया है। तो इन दोनों चीज़ों को फिर कैसे आप देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बर्तानिया की पार्लियामेंट ने पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान अडॉप्ट किया, बरतानवी पार्लियामेंट ने 3 जून 1947 को, उसका जो आर्टिकल 6 है, वो रियासतों के महाराजों को ये हक देता था कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं या वो इलाक़ नहीं चाहते। वो अपनी आज़ादाना जो हैसियत है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और इसी कानून के तहत ताजे बरतानिया के जिन रियासतों के साथ बराह रास्त ट्रीटीज़ थी, एग्रीमेंट्स थे, जिस तरह हमारे साथ 16 मार्च 1840 का ट्रीटी ऑफ अमृतसर था, वो भी लप्स हो जाता है। तो जब 3 जून को जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब लप्स हो जाता है, तो रियासत जम्मू कश्मीर नेचुरली बाय लॉ इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाती है। और इसी इख्तियार को बिरूए कार लाते हुए महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, बल्कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, उन्होंने परस्यू किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिसे 12 अगस्त को गालिबन एक्सेप्ट कर लिया गया, माहिदा जूं का तू, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है कि पंजाब के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के इन इलाकों के जो डाक के, तार के, केरोसिन ऑयल या नमक वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती थी, वो एज़ इट इज़ रहेंगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने तो इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया और फिर यही माहिदा हिंदुस्तान की तरफ भेजा गया और हुकूमत हिंदुस्तान ने जो रियासतों के वज़ीर थे सरदार पटेल, उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को ये कहा कि हमें इस पर फर्दर डिस्कशन के लिए आप कोई हमारी तरफ डेलीगेशन भेजें, ताकि जो माहिदा आप हमारे साथ करना चाहते हैं, इसकी जितनी भी सेंसिटिविटीज़ हैं, इस पर हम फर्दर डायलॉग कर लें। लेकिन वो बात आने से पहले ही पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को कबायली दाखिल कर दिए रियासत जम्मू कश्मीर में। जहाँ तक कि पाकिस्तान का मज़हब के नाम पर मार्ज़ वजूद में आने का ताल्लुक है, तो देखें, पाकिस्तान के बानियान में से कोई भी कोई ख़ास मज़हबी लोग नहीं थे, बल्कि ये कहा जाए कि जमीयतुल उलमा इस्लाम हिंद और जमायत-ए-इस्लामी जो मज़हबी तंज़ीमें थी, उन्होंने तो क़याम पाकिस्तान की मुखालफ़त की थी। तो ये जो मज़हब की चूसनी है, ये अज़ां बाद डाल दी गई लोगों के मुँह में। और फिर आपको पता ही है कि आप तो चूँकि इस बारे में बहुत सारी तहकीक, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं कि पाकिस्तान की, क़याम पाकिस्तान की और इस खित्ते की तक़सीम की जो सारी तारीख़ थी, वो डिस्टॉर्ट कर दी गई, वो मसख़ कर दी गई और एक नया निसाब तरतीब दिया गया, जिसमें फिर ये सारी चीज़ें डाल दी गई कि वो जुमे का दिन था, वो 27 रमज़ान अल मुबारक था, वो उसका, बल्कि अच्छा, अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान 2 पाक में 2 चीज़ें पाकिस्तान का 2 ज़िक्र है। 2 चीज़ें कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात भी पहुँच जाए। जैसे आपने हवाला दिया अभी रियासतों को के जो सरबराह थे उनको क्या हक दिया गया था। इसमें ये इज़ाफ़ा करना भी ज़रूरी है कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही रवैया था, यही उसका भी नुक्ता नज़र था कि रियासतें यानी जब ब्रिटिश राज ख़त्म हो जाएगा तो आज़ाद व खुद मुख्तार हो जाएँगी। ठीक है जी? अगर बिल्कुल ऐसा ही है। कर लें तो अपनी जगह बात है। इसी तरह माउंटबेटन का भी यही नज़रिया था, नेहरू का भी यही नज़रिया था। इसके बाद जो फ़ेसबुक के है ना स्कॉलर्स, वो जो मर्ज़ी कहते रहे ना, यानी आईनी और कानूनी तौर पर ये रियासतें आज़ाद हो चुकी थी और उन रियासतों के जो सरबराह थे उनको फ़ैसला करने का पूरा हक था। एक बात ये। दूसरी बात मैं ये बिल्कुल ऐसा ही। जानना चाहता था कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने खिलाड़ियों के ज़ोर पर आज़ाद कराया, तो वो कहाँ ठहरते हैं इस सिलसिले में? और फिर नहीं, वो ये सारा झूठ है, साथ ये ही सारा झूठ है। इसके साथ ही कि जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है अभी, सिर्फ़ ये नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज सिविलियन कपड़ों में आई थी या कुछ कबायली आए थे और हमारे पाकिस्तान के अफ़सरान कमांड कर रहे थे। ये भी है, बदनसीबी है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान थे महाराजा की फ़ौज में, उन्होंने भी बगावत की, गद्दारी की। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बात आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा ही है। जो फ़ौजी थे महाराजा की फ़ौज के, वो कबायलियों के आने के साथ ही वो उनके साथ मिल गए, लेकिन अवाम की ये गालिब अक्सरियत ने उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन चूँकि ये स्कीम पाकिस्तानी फ़ौज की और ताजे बरतानिया की थी कि आपने, चूँकि पाकिस्तान 2 अतराफ से हिंदुस्तान के साथ घेरे में आ गया था, वाघा अटारी और इसी तरह खोखरापार और राजस्थान की जो सरहद है, और तीसरी तरफ तो बहरे हिंद है, सी है, और चौथी तरफ रियासत जम्मू कश्मीर थी। तो चूँकि
जिस वक़्त गिलगित एजेंसी बनाई गई थी, तो उस वक़्त भी ताज बरतानिया की यही ख़्वाहिश थी कि वो गिलगित की चूँकि संकियांग के साथ, चाइना के साथ और फिर वाया वाखान जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स थी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वग़ैरह, तो तकरीबन 100 150 किलोमीटर का ये फ़ासला था। तो वो ऊँचाई पर अपने जासूस और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहते थे कि ताकि वो सोवियत यूनियन की जो बराह रास्त लिंक है, एक तो इंडिया के साथ ना कायम हो पाए और दूसरा जो नेचुरल एक इंक्लिनेशन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह की सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और कांग्रेस तो इंडिया में वो भी एक आप ये कह लें कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके पहले से सोवियत यूनियन के साथ बड़े अच्छे मरासम थे। तो ताज बरतानिया बरतानिया मेनली वो नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन के हिंदुस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ते हों, जबकि उन्होंने कट करके गिलगित बल्तिस्तान को और फिर ये जो 4000 मरबा मील का इलाका है, इसको एक बफर के तौर पे पाकिस्तान को चौथी अतराफ से बचाने के लिए सीज़ फायर करवा दिया है। जबकि अगर एक दिन सीज़ फायर ना होता, तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो यूनाइटेड भी होती और किसी एक तरफ भी होती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने कोई जवाब दिया। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि ये तो बात तय होगी कि पाकिस्तान ने मायदा कायमा की खिलाफ वर्जी की और क्लियरली इस्लामिक जो तालीम है विद रिगार्ड टू मायदा और जो दोस्ती या भाईचारे का या पड़ोसी को पढ़ने का जो होता है उसके असूलों के खिलाफ काम किया, ठीक, जिसमें बिल्कुल, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, रेप्स भी हुई बिल्कुल, और किडनैप्स भी हुए, ठीक है जी। अब मसला ये है बिल्कुल। कि इस यानी इस अटैक का रियासत जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ा? देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जो असर पड़ा रियासत तक़सीम हो गई। उसके अंदर जो रिलीजियस, लिंगुअल, रीजनल, एथनिकल हार्मनी थी, वो खत्म हो गई और एक एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो गई कि जितने भी जो पॉपुलेशन थी मुख्तलिफ सेक्शंस में, वो चाहे आप उसको मज़हबी हवाला कहें या लिसानी हवाला कहें या इलाका हवाला कहें, उनके दरमियान बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई और फिर अज़ां बाद जो कुछ हुआ, ये जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम, हम तो इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका कहते हैं। तो फिर आप ये देखें कि इसके साथ ही पाकिस्तान ने 2 अटेम्प्ट की, एक तो 4 अक्टूबर को की और फिर 24 अक्टूबर को की और फिर 28 अप्रैल 1949 को की। तो ये 3 वाक़यात जो हैं वो बहुत अहम हैं कि आपने 4 अक्टूबर को जिस बंदे को सदर बनाया, उसको क्यों हटाया? फिर दूसरे को जो बुला के 24 अक्टूबर को जो आपने नई रीअलाइनमेंट की, रीऑर्गेनाइजेशन की, इस सारी गवर्नमेंट की, वो आपने क्यों बनाई? और फिर एक ऐसी गवर्नमेंट कि जो डिफैक्टो भी नहीं थी उस वक़्त, तो de jure भी नहीं थी और यूएन तो क्योंकि उस वक़्त मुकदमा सिक्योरिटी काउंसिल में जा चुका था, तो उन्होंने तो सारे का सारा इख्तियार दिया इंडिया को भी और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो श्रीनगर की गवर्नमेंट थी उसको, कि वो इस इलाके में बाकी चीज़ों की देखभाल करेगी। तो इन्होंने मायदा कराची करके 28 अप्रैल 1949 को एक तो इनके ज़ेर इंतज़ाम जो 2 इलाके आए, गिलगित-बल्तिस्तान 28,000 मरबा मील और 4,000 साढ़े 4,000 या अप्रॉक्सिमेटली 5,000 मरबा मील ये जो पीओजे के है, इसको सेग्रीगेट कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया और फिर इन दोनों इलाकों का जो कंट्रोल है, वो मायदा कराची के तहत बराह रास्त ले लिया। अच्छा, और अच्छा, अच्छा फिर ये जिस बंदे को मैं आखिरी पॉइंट वो मेंशन करता हूँ कि जिस बंदे को उन्होंने इस्तेमाल किया 24 अक्टूबर की हुकूमत बना के, उसको मायदा कराची जो झूठा सच्चा जो भी है, चूँकि अब तो सारे ही लोग कह चुके हैं कि उस पर सरदार इब्राहिम खान के दस्तखत नहीं थे, बल्कि अमन मिर तो इसको चैलेंज कर चुके हैं यहाँ ब्रसल में भी और अपने एक प्रोग्राम में भी कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कि उस पर सरदार इब्राहिम के दस्तखत मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट जो था वो भी फ्रॉडुलेंट था, धोखे धोखे धोखेबाज़ी थी, धोखाधड़ी थी रियासत जम्मू कश्मीर के इस इलाके के साथ और फिर ये हुआ कि यहाँ उस बंदे को वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके तो फिर उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई 1950 में। फिर जिसके नतीजे में आपने बल्कि इस पर किताब भी लिखी है, मेरे पास मौजूद है, द पुंछ रिबेलियन। ये चूँकि मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि ताकि आपके जितने भी व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो इन किताबों को लेकर पढ़ें, ताकि उनको ये पता चले कि पुंछ रिबेलियन क्यों हुई? अगर ये इलाके इलाके पाकिस्तान चाहते थे, अगर यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1950 में बगावत क्यों कर ली? ठीक है? और फिर पाकिस्तान ने उस बगावत को कुचला क्यों? और फिर 1950 से लेके 1970 फिर 1970 से 74 तक यहाँ रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं,
वो किस तरीके से चलते रहे, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान ने हेजेमोनाइज किया, पाकिस्तान ने अपना तसल्लुत इस पर कायम किया। अच्छा देखिए अभी सो इन अ वे तो क्या आर वी करेक्ट आर यू सेइंग कि ऑल द प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं इस वक़्त इस साइड पर हूँ या उस साइड पर हूँ, दैट इज़ अ डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ पाकिस्तानी imperialist attack which यस, started on 22nd of October 1947. Once again, एग्ज़ैक्टली दैट्स ट्रू। दूसरी बात ये है देयर कि जो जहाँ तक देयर इज़ आप नो लोग क्वेश्चन अबाउट जी? अच्छा देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट इज़ वेरी क्लियर। सेकंड बात ये आती है कि जो आपने कहा सरदार इब्राहिम का और माहिदा कराची का, जब उस वक़्त मैं JKLF में था, हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें सरदार इब्राहिम साहब को लेने के लिए गए थे अब्बास भट्ट साहब और कुछ और दोस्त थे। तो सरदार इब्राहिम साहब ने ये कहा था कि ये गुनाह मुझसे नहीं हुआ। मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए। उस बात की तस्दीक आपकी हो रही है। तो असल में मैं इसमें ये कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर, ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया और किए जा रहा है, ठीक है? अभी देखिए ना हम आज़ाद किस चीज़ को साथ आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। सॉरी के साथ में पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो आपने किताब दिखाई है, आपने टाइटल आधा पढ़ा है कि पुंछ रिबेलियन चूँकि पाकिस्तानी जो कहते हैं पुंछ रिबेलियन महाराजा के खिलाफ हुई थी। तो इसके इसलिए पुंछ आपने रिबेलियन, पु ये है पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान, सम फैक्ट्स रिटन बाय अगेंस्ट डॉक्टर पाकिस्तान। कबीर नहीं चौधरी। तो उसमें उसमें इसको कन्फ्यूज़ ना किया जाए कि एक रिबेलियन हुई थी, जो कहते हैं हुई थी, हुई नहीं थी लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा-पढ़ा कर कहा कि महाराजा के खिलाफ रिबेलियन हुई थी। तो फिर इसका एग्जैक्टली, टाइटल हमें ये रखना पड़ा कि पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान हुई थी, ठीक है? पाकिस्तान, एग्जैक्टली। ताकि पता चल जाए कि लोगों ने तंग आकर यहाँ पर भी कुछ किया था। अच्छा जी, जी, बिल्कुल। पूछना पूछना मैं ये चाहता था कि जिस तरीके से इन्होंने किया पाकिस्तान ने, वो किए जा जी, जी, रहा है। इस जी, जी, तनाज़ुर में चूँकि आपने दोनों का एक्ट 74 का भी ज़िक्र कर दिया और दूसरा भी कर दिया आपने मादा कराची का भी। अब जो तहरीक चल रही है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्या कहते हैं बिजली फ्री कर दो और पानी वगैरह के मसाइल हैं इसमें। तो मुझे बताएँ कि इसका अंजाम क्या होगा? और इन व्यू ऑफ माइदा कराची एंड एक्ट 74 तो अगर फ़र्ज़ किया कि आप जमीर साहब हैं, आपको वज़ारत-ए-उज़्मा से उतार कर मिस्टर मोहम्मद हुसैन को लगा देंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल और लीगल फ्रेटर्निटी थी, सिविल सोसाइटी तो ना होने के बराबर, पहले भी कोई इतनी खास नहीं थी, तो अब थोड़ी बहुत क्रिएट हुई है सोशल मीडिया के आने की वजह से। तो हमारी जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है और लीगल फ्रेटर्निटी है वो एक्ट 74 को उसका जो ट्रू मीनिंग्स हैं और माहिदा कराची को के जितने भी उसके पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, और फिर यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं, यूएन की जो प्रोसीडिंग है, यूएन की ट्रूस एग्रीमेंट की जो स्टिपुलेशन है, उनको ट्रांसलेट करने में नाकाम हुई है। पहली बात यह कि ये जो रेडर्स इन कश्मीर का जो सफ़ा नंबर 9 है, उसमें जनरल अकबर लिखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारा सारा इन्हिसार पानियों के ऊपर है, तो लिहाज़ा वो सारे पानी तो कश्मीर से आ रहे थे, तो लिहाज़ा ये भी एक वजह थी कि हमें कश्मीर पर अटैक करना पड़ा। तो खैर इसकी तो बहुत सारी और भी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी जिनकी वजह से आविष्कार हुए। अब एक्ट 74 पर अगर हम बराह रास्त आए तो एक्ट 74 का जो तीसरा शेड्यूल है उसके तहत जो 56 सब्जेक्ट हैं उसमें से 53 जो हैं वो आते हैं हुकूमत पाकिस्तान के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में। वो ये जो मुजफ्फराबाद की इंतजामिया है उसके दायरा कार में या जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है। और आइडल, बिजली, एटॉमिक रिसोर्सेज, पानी, जंगलात, यानी यहाँ तक है कि मैं एक पॉइंट पे जाके अटक गया कि फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तो मुझे 2 साल लगे ये बात समझने में कि भाई हमारे यहाँ तो फिशरीज कहाँ होती हैं। तो फिर बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मंगला डैम में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन मछलियों को पकड़ने का जो लाइसेंस है वो भी हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है, यानी उसका भी इख्तियार हमारे पास नहीं है, यानी यहाँ की हुकूमत के पास नहीं है। तो फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो भी उन्होंने एक्ट 74 में डाल रखा है। बाकी प्रिंटिंग है, नोट्स हैं, सिक्योरिटी है, वो तो खैर ही है। एक और बात बहुत खास है, थर्ड शेड्यूल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को एम्पावर करता है, चाहे जाए
कि वो मुजफ्फराबाद की इंतजामिया को एज अ लोकल अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करता है, इसको एम्पावर करता, और यहाँ सोशल इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो गुज़श्ता 75 सालों में बेहतर होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, छोटे मोटे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, टूरिज्म बेहतर होता। लेकिन वो सारा कुछ भी हुकूमत पाकिस्तान ने अपने पास रख लिया। एक जो बात उन्होंने बहुत टेक्निकल की है, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा बासत साहब का, कुछ 2-3 जोमा उन्होंने बताए हुए थे, चौधरी यासीन साहब और शाह गुलाम कादर साहब और तय्यम नबी साहब। वो उनसे कहते हैं, अच्छा जी ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र क्यों नहीं है? तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादों का जिक्र है वो है आर्टिकल 56 में, और वहां उन्होंने डाला हुआ है कम बैक टू आर्टिकल 31 ABCD। अब जब एक इलाके के फॉरेन अफेयर्स ही नहीं है तो आप यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को डालेंगे कैसे, उनका रेफरेंस कैसे डालेंगे? जब POJK की फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस है, ये तीनों हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। और जो एक्ट है, मजे की बात यह है, आप उसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया था इन्होंने, राजा फारूक हैदर साहब ने, आफ्टर प्रोवाइडिंग 13th अमेंडमेंट के लिए इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है तो ये सवाल तो हुकूमत पाकिस्तान से बनता है कि आपने यहाँ यूनाइटेड नेशन की करारदादों का हवाला क्यों नहीं दिया। फिर मजे की बात यह कि वो बंदा लाइव टीवी पे बैठ के ये झूठ बोलता है कि जी हमने तो 13 अगस्त की 1948 की जो ट्रूथ एग्रीमेंट है हमने तो उसको माना ही नहीं था। तो आपने माना नहीं था तो इस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया है बड़ी तफसील के साथ कि वो मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की वेबसाइट पे वो रेजोल्यूशन क्या कर रही है, अगर आपने नहीं माना। तो आज भी पाकिस्तान के जो फार्मर एम्बेसडर्स हैं, जो उनके दानिश्वर हैं बहुत सारे, जिस तरह आपने कहा फेसबुक की दानिश्वर, जो पढ़ते नहीं है, जो समझते नहीं है किसी चीज की, जुरिस्प्रूडेंस को नहीं समझते, जुरिस्डिक्शन को नहीं समझते, उसके बैकग्राउंड को नहीं समझते, तो वो फर्ज करे कोई आदमी सफारतकार है तो वो उसने कोई बात कह दी वो उसी को लेके चल पड़ेंगे, वो अपनी तहकीक नहीं करते। तो हमने तो अपनी तहकीक की है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये 13 अगस्त की करारदाद भी मौजूद है, 1949 की करारदाद भी मौजूद है, और 5 जनवरी, 6 जनवरी और 17 जनवरी और 20 जनवरी की करारदाद भी मौजूद है, सर अब्दुल्ला खान की स्पीच भी मौजूद है, शेख अब्दुल्ला साहब का जो स्टांस था UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो भी मौजूद है। तो जिस वक्त ये चीजें आज की नस्ल के पास पहुंच रही हैं, तो ये जो मौजूदा सोशल अपीवल आप देख रहे हैं POJK में 10 जिलों में, ये इसी अवेयरनेस का, मसलसल अवेयरनेस का और जिदोजहद का नतीजा है कि जो आपने गुज़श्ता 10-15 सालों में की है और जो बाकी लोगों ने किया है, हमने किया है, जिनीवा के प्लेटफॉर्म पे की है, ब्रसल में की है, लंदन में की है, कनाडा अमेरिका में की है, बैक होम की है, ये सारा उन्हीं एक मुसलसल अवेयरनेस की जो कैंपेन है, ये उसका नतीजा है कि आज हर आदमी को ये आपने पता थैंक चल यू, गया। आपने बहुत तफसील से बताया। असल में मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरा कहने का मकसद ये था कि बजाय इसके कि उन्हें ये कहा जाए कि फ्री बिजली दो, ये क्यों नहीं कहते कि ये सारे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हमें अगर ज़रूरत है जी, जी। 350 मेगावाट, तो वो 300 मेगावाट हम आराम से यूज़ करें। बाकी जी, जी। पाकिस्तान को ज़रूरत है तो हमसे खरीदे। ये एग्ज़ैक्टली, वसाइल हमारे, कंट्रोल पाकिस्तान का। एग्ज़ैक्टली, ये तो बात ही एग्ज़ैक्टली। नहीं है ना। देखिए ये बात ये है ना डॉक्टर साहब के, ये अब जाके ये उकदा खुला है कि जो सॉवरेनिटी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो किसके साथ है। आपको सॉवरेनिटी हासिल कैसे होती है? सॉवरेनिटी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आपको तब हासिल होती है जब आप ऑटोनोमस हो, जब आपके पास किसी किस्म की कोई ऑटोनॉमी हो, जब आपके पास किसी किस्म की कोई डिजोरे गवर्नमेंट हो, जब आपकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई रिकॉग्नाइज हो। 1962 की जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो करारदाद है वो आपको ये हक देती है, और साथ में वो एडवोकेसी करती है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी, कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर किसी जगह के वसाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी कोई भी पोजीशन हो, बल्कि ये एक नेचुरल राइट है कि जो वसाइल जहाँ हैं उन पर पहला और बुनियादी हक, इंक्लूडिंग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वहां के लोगों का है। जबकि पाकिस्तान ने तो अब 1967 का जो वायदा है मंगला डैम का, वो एक टेक्स्ट आया है लेकिन वो अनरीडेबल है, वो पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने उसको बहुत पढ़ने की कोशिश की है, प्रिंट करके भी उसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, वो बहुत मिस प्रिंट है, बहुत पुराना है वो। और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद की इंतजामिया के साथ शेयर नहीं किए, और आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस फैल रही है कि फर्ज करें जो चीज जहां पैदा होती है तो आप हमसे खरीदें,
आप हमसे खरीदते, ₹2.59 आप हमारी बिजली हमसे खरीदते हैं और इल्लीगल टैक्सेस उसमें शामिल करके आप ₹57 आप हमें वो देखिए वापस बेचते हैं। पीर तो साहब यहाँ ये पर जो है हमारा ना मुतालबा ये पीर है, साहब हमारा मुतालबा तो एक तो एक्शन कमेटी का मुतालबा है, हम उसको कंकोर करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन साथ में जो ₹2 आप 59 पैसा आप हमसे खरीदते हैं, आप ₹3 हमें वापस देते हैं। पहली बात तो ये है। जमील साहब दूसरी पता बात क्या ये है कि यहाँ पर नेशनल नेश जमील साहब जी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना। जी, जी। यानी देखिए आपने 2 बार लफ़्ज़ ये इस्तेमाल किया कि ₹2 ₹50 पेंस या जो भी है, कोई जी, ₹3 जी, कहते हैं, साढ़े 3 कहते हैं, वो जी, हमसे जी। खरीदते नहीं हैं। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये हमसे बिल्कुल सही। खरीदते नहीं है, हमें पैसे नहीं जी, जी। देते। वो जी, जी, बिजली बिल्कुल ऐसा हमारी, ही। पानी हमारा, ठीक? ये जी, जी। चोरी करते हैं, लेकर चले जाते हैं, उनकी सो कॉल्ड नेशनल ग्रिड में चला जाता है। सो दे डोंट बाय इट फ्रॉम अस, या दे टेक इट, ताकत के तौर पर लेकर जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये बिजली हमारी है, देयर शुड बी नेशनल ग्रिड ऑफ इन आज़ाद कश्मीर, हमारा होना चाहिए। यस, और उसके बिल्कुल, बाद जो है बिजली है ना, हम उनको सेल करें। ये बात बिल्कुल मैं ऐसे। करता हूँ कि वो दे डू नॉट बिल्कुल, बाय फ्रॉम अस, दे टेक बिल्कुल इट बाय ऐसा ही। फोर्स, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि उनके बिल्कुल ऐसा ही। कहते हैं बापरा के जो हकूक हैं उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। चूँकि लास्ट में मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा-सा, तो अब जो लास्ट में बात करना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब एक नेशनल लीडर के तौर पर पाकिस्तान में गए और उन्होंने बात की कि पड़ोसियों के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो उनके बड़े साहब हैं वो नहीं करने देते थे। तो उनके जी, जी। आने के बाद अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है दोबारा, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जहाद की जो पॉलिसी है उसको रिजेक्ट करते हुए वो दोस्ताना भाईचारा पड़ोसियों के साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और शायद मसाइल करने में इसमें मदद मिले? देखें, पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे हमें तो ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए और हमें ऑप्टिमिज़्म भी है कि जो तकरीर की है उन्होंने कल मीनार पाकिस्तान पर, मैंने वो पूरी तफ़सील से सुनी है। जम्मू कश्मीर के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, जिस अज़्म का उन्होंने इज़हार किया है, ये बेहतर होगा कि वो इस पर अमल दरामद करने में कामयाब हो जाएँ और अगर वो अमल दरामद करने में कामयाब हो जाएँगे, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान 5-10 साल चल जाए। और अगर वो ये ना कर पाए, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात और जम्मू कश्मीर के मामले में जो इंटरिज़्म की जो पॉलिसी है, जो इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है, जिहादियों की जो पॉलिसी है, अब तो उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट में कन्वर्ट करके उसको इलेक्शन का जो लॉज़ हैं 2020 उनमें रजिस्टर्ड भी कर दिया है। तो इस सारी पॉलिसी को जब तक हुकूमत पाकिस्तान और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर खुद रिवर्स नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई भला होने वाला है और उसके साथ जब तक वो अपना हाथ इस जलती हुई आग से बाहर नहीं निकालते, वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ नहीं कर पाएँगे, अपनी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशनलाइज़ मैटर्स हैं, उनको भी वो स्टेबलाइज़ नहीं कर पाएँगे और एक डिस्टेबलाइज़ जो मुल्क है, वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। मेरा तो इस पर बड़ा क्लियर व्यू है। जनाब जमील मकसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने शॉर्ट टाइम पर मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। यू हैव एवरी राइट टू एग्री और डिसएग्री विद अस, ठीक है? ये हमारे व्यू हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है, प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ डू मेक, एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।